हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को तो आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही है, तो उन्हीं रिवीजन क्लास जो आगे बरकरार करते हो आज आपकी क्लास नंबर 28 है। ये आपकी सेकंड लास्ट क्लास रहेगी फॉर योर अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस। आप सभी को बता दूं आज के लेक्चर में आपका जो टैक्सेशन है उसका जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, मतलब कि वो आज आपका कंप्लीट कर देंगे। फिर कल के लेक्चर में कुछ हम मिसलिनियस टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे अलोंग विद द एमसीक्यू। उसके बाद आपका जो अकाउंटेंसी सेक्शन है, जो 30 नंबर की एक सेक्शन है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉपर्ली हमने रिवाइज कर लिया, ईच एंड एवरी कंपोनेंट रिवाइज कर लिया। अब आप सभी को जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि जीके कंपोनेंट के मैक्सिमम आप तक लेक्चर्स पहुंचाए जाए, फ्रूटफुल लेक्चर्स पहुंचाए जाए, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा उधर फोकस हो जाएगा। और साथ में उससे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि कल आपको एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाला है। शाम के समय 6 बजे आपको एक और लेक्चर मिलेगा, इकबाल सर की तरफ से मिलेगा, जिसमें एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सभी के सभी जीके के जितने कंपोनेंट्स हैं उसके कुछ क्वेश्चन हमने उधर रखे हैं, ताकि उसमें आप प्रॉपर्ली अपने आप को प्रैक्टिस कर सको, अपने आप को टेस्ट कर सको कि क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हो। तो उस सेशन को देखना ना भूलिएगा। कल आपको 6 बजे, ठीक 6 बजे शाम को एक लेक्चर मिलेगा। उसके लिए एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मैं भी आपके थोड़ी देर के बाद वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब पेपरों तक इस तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, अकाउंटेंसी के भी मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, और साथ में जीके की क्लासेस चलती रहेंगी। तो गाइस, तो चलो आगे हम बात करते हैं, आज के लेक्चर की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैक्सेशन के बारे में, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। फिर लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें उसमें हमने अपना इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा। प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया इनकम टैक्स वर्क कैसे करता है, उसकी स्लैब्स कैसे होती है, उसमें कैलकुलेशन कैसे होती है। होप सो आप सभी को समझ आई होगी कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलो आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज योर जीएसटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके सिलेबस जब आपने खोला होगा, आपने उसमें लिखा होगा टैक्सेशन, टैक्सेशन के आगे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमने कल इनकम टैक्स के बारे में पढ़ लिया, तो दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जो आता है, आप सभी को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स, अब आप सभी को लगता होगा कि हाँ जो इनकम टैक्स है वो बड़ा करूर है, वो उसको हमें देने में चुभता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डायरेक्ट टैक्स हम एक ही बारी देते हैं, एक साल में एक बारी देंगे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, हम रोज के 20 बारी दे रहे हैं, बड़ी हजारों बारी दे रहे हैं। आप जब भी कोई चीज लेने जा रहे हो, क्या आप मैगी लेने गए, क्या आप चिप्स लेने गए, क्या आप बिस्किट लेने गए, आपने साथ में टैक्स नहीं दिया। उसमें क्या लिखा होता है? इंक्लूजन ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो जो इंक्लूजन ऑफ ऑल टैक्सेस है, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जरूर दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज द कंजप्शन टैक्स। मैंने आप सभी को बताया था, हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत उसकी इंट्रोडक्टरी पढ़ा था। तो अब आप सभी को यह चीज याद रखना है दैट इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है आगे ट्रांसफर हो जाता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं हो पाता। डायरेक्ट टैक्स में आपका जो बर्डन है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता। वो जिस पर्सन के ऊपर उसकी लाइबिलिटी पड़ी है उसी को वो पेमेंट करनी पड़ती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, दीज आर द टैक्सेस लाइव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, services, right and privileges, yet not on the property or income. This include duties of custom paid on import as well as excise duty paid on production, value added taxes on certain stages of production and distribution of product. ठीक है। अब आप सभी को मैंने तो इतने डिफरेंट नाम बताया, जैसे एक्साइज ड्यूटी बताया मैंने आपको, द कस्टम ड्यूटी बताया आपको, फिर वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बताया। अब ये जितने भी टैक्सेस हैं इन सभी को बता दूं ये कंज्यूम्ड हो गए हैं, इन्हें निगल गया है। दैट इज योर वन नेशन वन टैक्स, दैट इज योर जीएसटी। इन सभी का एक कॉमन नेम आ गया जीएसटी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स आपके कंजप्शन के टाइम भी लगता है, आपके इंपोर्ट के टाइम भी लगता है, आपकी प्रोडक्शन के टाइम भी लगता है, ठीक है, वैल्यू ऐड के टाइम पे भी लगता है। तो ये सब कुछ जो डिफरेंट प्रोसेस पे, डिफरेंट स्टेप्स पे लगता है, दैट विल बी योर इनडायरेक्ट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स होता है आपका, और भी बड़े ज्यादा टैक्सेस हैं। वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें पॉलिसीज चेंज करती रहती है। लेकिन अब अगर बात करें, इन सभी का एक ही टैक्स खिला दिया गया, दैट इज योर जीएसटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अगर फीचर्स की बात करें, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, दैट इट इज पेमेंट एंड टैक्स लोड के बारे में पढ़ा था कि जो पेमेंट है, द सर्विस प्रोवाइडर मेक्स द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज ट्रांसफर टू द फाइनल कंज्यूमर। हम इसको किसको ट्रांसफर कर देते हैं? जिसने फाइनली इसे कंज्यूम करना है, जो कस्टमर है, हम उससे पैसा लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो हम एक कपड़ों के व्यापारी हैं, ठीक है, हमने शर्ट बेची 800 की, हमने शर्ट बेची 800 की। अब वो जो फाइनल कंज्यूमर है उसको हम 800 की, फॉर एग्जांपल मेरे को प्रॉपर्ली सेल है, तो मैं उससे क्या करूंगा, उससे मैं जीएसटी भी लूंगा।
फॉर एग्जाम्पल 10% मैंने से जीएसटी लेना है प्लस 80 हो गया, तो मैं टोटल उससे कितना पैसे लूंगा, 880 रुपए। 880 रुपए मैं लूंगा, ये 800 रुपए आएंगे मेरी पॉकेट में, और ये जो 80 रुपीज है, ठीक है, ये मैं गवर्नमेंट के खाते में डाल दूंगा। ये 80 रुपीज मेरी कमाई नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पेमेंट और टैक्स लोड में आ गया। लाइबिलिटी ऑफ टैक्स मैंने आप सभी को बता दिया कि जो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स है, हमने एक तरह से कंज्यूमर से इसे वसूल सकते हैं, लेकिन हम एज ए एजेंट काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर। क्या गवर्नमेंट के लिए इतना आसान है? फॉर एग्जांपल आजकल हर गली में रोज के रोज लोग अपना फोन बदलते हैं, हर घर के बाद आप समझ लो फोन आप कैसे बदले जाते हैं। क्या गवर्नमेंट के लिए यह पॉसिबिलिटी है कि हर एक इंसान के पास जाए, अच्छा जनाब आपने एक नया फोन लिया, आप इसका जीएसटी आपने पे किया कि नहीं किया? तो वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा हेडेक हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए ऐसे टैक्स लेना। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने दुकानदार को ही बोल दिया कि तू मेरी जगह टैक्स ले ले और वो इन रिटर्न हमारे ट्रेजर में डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर। तो नेचर हमने बताया था दैट इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। फिर हम बात करें इन्वेजन, ठीक है। इन्वेजन मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम उसे इवेड नहीं कर सकते, इसे आप टाल नहीं सकते। इनकम टैक्स जो था हम थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि चालाकियों से इवेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हो, तो आप उसके इन्वेजन करना मुश्किल है आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, तो मैंने आप सभी को बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, सेविंग के लिए प्रमोट करता है। आप सभी को लगता है कि हाँ हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आर लार्जली ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें डीमोटिवेट कंज्यूमर को डीमोटिवेट करते हैं एंड इनकरेज सेविंग, और उन्हें सेविंग्स करने के लिए उत्साहते हैं। नेक्स्ट वन इज जो सोशल कवरेज, मतलब कि ये जो टैक्स है ये सब पे एक बराबर लगता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बस तो बस वो कंज्यूम करने वाला होना चाहिए। तो उसके कारण हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज ए सोशल कवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे इंडायरेक्ट टैक्सेस पहले कोई बात करे प्री जीएसटी टाइम पीरियड कौन सा था? डैडी सर 1 जुलाई 2017 से पहले वाला समय, मतलब जब जीएसटी नहीं लागू होता। जीएसटी आपसे पूछा जा सकता है कब लागू किया गया? सर जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017। इससे पहले इंडिया में अगर हम बात करें अराउंड 20 इंडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन इसके आने के बाद अराउंड 4 to 5 ही रह गए, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक रहता है जीएसटी जो सबको कंज्यूम कर गया, सबको निगल गया। फिर दूसरा आता है आपका कस्टम ड्यूटी, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर लेंथी जाएगा जीएसटी के ऊपर, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एग्जामिनर थोड़ा अच्छा हुआ पेपर सेट करते समय, तो आपसे ना सिंपली पूछ लेगा जनाब बता दीजिए या जीएसटी की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो मैं कहता हूं कि 95% सही आंसर देके आ जाएंगे। 5% ऐसे होंगे जो गलत देख के आएंगे, वो फिर भी सर ओ इतना आसान क्वेश्चन था, हमने गलती कर दी, हमने सोचा ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं इट टैक्स इज सब्स्यूम्ड। तो ये जो सिंगल जीएसटी है, इसका नेम जो आपने याद रखना है, वन नेशन वन टैक्स। जो गवर्नमेंट ने इसे नाम दिया, क्या नाम दिया इसे? वन नेशन, मतलब एक आपका देश तो एक टैक्स, ठीक है। subsumed several taxes and levies which include central excise duty, service tax, additional custom duty, state level value added tax, octroi, other levies। पहले क्या होता था, देखो जीएसटी से पहले हर एक स्टेट का अलग अलग रेट था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब किसी प्रोडक्ट पे 5% लगाती थी, दिल्ली किसी प्रोडक्ट पे 6% लगाती थी, JNK किसी प्रोडक्ट पे 10% लगाती थी। मतलब ये जो था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जीएसटी आने के बाद हर पूरे देश को एक ही रेट दे दिया गया। अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगना है, तो वो आप चाहे जिस मर्जी स्टेट में चल जाओ, आप चाहे महाराष्ट्र में चल जाओ, आप चाहे बात करें तमिलनाडु में चले जाओ, आप चाहे उड़ीसा में चल जाओ, आप चाहे वेस्ट बंगाल में चल जाओ, आप चाहे JNK चल जाओ, तो आप सभी को एक इक्वल रेट देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा। तो ये एक आप कह सकते हो जीएसटी का प्लस पॉइंट था। दूसरी चीज, व्हाट इज जीएसटी इन इंडिया? अभी मैंने आपको जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एन इंडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मैनी इंडायरेक्ट टैक्सेस। हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे इधर पूछा जा सकता है हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो जो जीएसटी एक्ट था वो पास कब किया गया? तो इट वॉज पास इन पार्लियामेंट इन 29 मार्च 2017। इंपॉर्टेंट वन हाईलाइट कर लीजिए, मैंने तो किया हुआ, अब आपका काम है हाईलाइट करना। तो 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में ये पास हो गया था, ठीक है, 29 मार्च। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान से ऐसे देखो, मैं याद करने की आपको टेक्निक बता रहा हूं।
अभी 2 दिन बचे थे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने में, तो पास हो गया। अब पास हो गया तो लागू कब से हुआ सर? 1 जुलाई। मतलब 6 महीने खत्म होने के बाद, आधा साल खत्म होने के बाद फिर लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इन अदर वर्ड्स जीएसटी लाइव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करें आपका जो गुड जीएसटी लगता कब है, तो आपने याद रखना है सर जब गुड्स की सप्लाई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। मैंने देखा 1-2 एग्जाम्स में, नेशनल लेवल एग्जाम में बल्कि आया ये क्वेश्चन कि जो जीएसटी है ये किस टाइम पे, ये कब लगेगा। आप जब ऑर्डर करोगे, आप और भी मतलब डिफरेंट आप कह सकते हो, आपके कंडीशंस डाल दी जाती है। तो जब आप सप्लाई करोगे प्रोडक्ट की तब ये अप्लाई होता है, तब आपने जीएसटी लगाना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ इन इंडिया इज कॉम्प्रिहेंसिव, ये इसके सारे फीचर्स है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, दैट इज लेवाइड एवरी वैल्यू एडिशन। जीएसटी इज ए सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक सिंगल टैक्स रेट है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया दैट जो जीएसटी है 2000 सन से ही इसकी बात स्टार्ट हो गई थी। जीएसटी जर्नी बिगन इन द ईयर 2000 व्हेन ए कमेटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट लॉ। इट टुक 17 years फ्रॉम देन फॉर द लॉ टू इवॉल्व। In 2017, the GST bill was passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha. On 1st July 2017, the GST law came into force. ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमने अभी बताया कि जो 29 मार्च को ये बिल पास हो गया था, इंडिया में ये लागू हो गया था 1 जुलाई। लेकिन कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है जो जीएसटी था जेएंडके में कब लागू हुआ, तो जेएंडके में ये लागू हुआ था फ्रॉम 8 जुलाई, मतलब 1 वीक के बाद आप लगा लो। ठीक है, 8 जुलाई 2017, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जर्नी ऑफ जीएसटी हमने पढ़ लिया कि हाँ 2000 से ही बात चल रही थी, लेकिन उसको कोई आगे बढ़ा नहीं रहा था, तो मोदी सरकार ने से लागू कर दिया। 17 साल के बाद 2017 में ये जो बिल था ये पास हो गया और ये इट केम इनटू फोर्स। अब बात आती है द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक इसका इफेक्ट बताना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल वे में आपको इफेक्ट बताना चाहता हूं कि कैसे जीएसटी बाकी टैक्सेस से अच्छा है, कैसे इसने वर्क किया, कैसे कंज्यूमर के ऊपर इसने बर्डन घटाया। ठीक है, क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, तो आगे हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, अगर हम ओल्ड टैक्स रिगाइम की बात करें तो कैसे पहले टैक्स लगता था। पहले क्या होता था दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्या किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब मैन्युफैक्चर किया था वो कहता था पहले वैट लगा लो। जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी आगे वेयर हाउस या होलसेलर को दिया जाता था, तब वो कहता था अब मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी और वैट भी, तो वो कहता था वैट भी लगाओ और एक्साइज ड्यूटी भी लगाओ। फिर जब वो वेयर हाउस या होलसेलर से जाके आगे जाता था रिटेलर के पास, तो उधर तक पहुंचते पहुंचते भी फिर से वैट लगाओ। फिर रिटेलर से जब एंड कंज्यूमर तक जाता था फिर से वैट लगता, मतलब हर एक स्टेप पे आपके अंदर वैट लग रहा था। अब जो वैट लग रहा था किस हिसाब से लग रहा था वो मैं आपको इधर प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल वे में बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक हमने एग्जांपल लिया कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उसके ऊपर हमारा वैट रेट चल रहा है सर 10%, तो 100 रुपए का 10% कितना हो गया सर 110। तो मैन्युफैक्चर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत कितनी बढ़ गई सर 110। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होता था, ऑब्वियस ही बात है, हर कोई कमाने बैठा है तो उसने अपना कुछ प्रॉफिट की वैल्यू भी ऐड ऑन करनी है। तो जो मैन्युफैक्चर था वो अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करता था 40 रुपए। फॉर एग्जांपल 110 प्लस 40 कर दिया तो कितने की अमाउंट होगी सर 140, सॉरी 150। 110 प्लस 40 150। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर 150, क्योंकि उसने 40 रुपए कमाने। अब उसको जब उसने आगे मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को देना है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को देना है तो वो भी 10% का वैट लगाएगा। 150 का 10% हो गया 15 रुपए। अब होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते कितने का पड़ गया सर 150 प्लस 15 इज इक्वल टू 165। अब 165 का था, अब होलसेलर में तो कुछ कमाना है, उसने कहा कि मैं 15 रुपए ही कमाऊंगा, तो 165 प्लस 15 180। 180 का 10% कितना हो गया सर 18, तो 198 उसकी कॉस्ट पड़ गई रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते। अब रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते 198 पहुंच गया, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रॉफिट फॉर एग्जांपल रिटेलर कहता मैंने 12 रुपए कमाने, तो उसने 12 रुपए लगाए, तो 198 प्लस 12 कितने हो गए सर 210।
210 पे 10% वैट लग गया तो 21 रुपए, तो टोटल कीमत कितने की पड़ेगी कंज्यूमर को? 231। मतलब कि आप इधर से देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट होता 100 रुपए से, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत कितनी होगी? 231। मतलब एंड में जो बर्डन पड़ा वो कंज्यूमर पे ही पड़ा, बाकियों पे इतना बर्डन नहीं पड़ा, रिटेलर पे इतना नहीं पड़ा, होलसेलर पे नहीं पड़ा, मैन्युफैक्चरर पे नहीं पड़ा, तो जो कंज्यूमर था उसके ऊपर बर्डन पड़ा इन द फॉर्म ऑफ हाई कॉस्ट। दैट इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन जीएसटी ने ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिया। इसमें कंसेप्ट आया इनपुट एंड आउटपुट टैक्स का। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें कंसेप्ट किसका आया? इनपुट एंड आउटपुट का। इनपुट मतलब कि जितना आपने वैट पहले का दे दिया, जितने आपने जीएसटी पहले का दे दिया है। आउटपुट हो गया जितना आप दे रहे हो आगे। ठीक है, जितना मतलब एक तरह से आप ले रहे हो। ठीक है, उन दोनों को आपने माइनस करना होता है। आपको मैं बताता हूं, सेम एग्जांपल हमने जीएसटी के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल योर मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 रुपीज। मटेरियल का कॉस्ट कितना सर? 100 रुपए। ये जो जीएसटी था, गवर्नमेंट कहती जितना आप वैल्यू एड ऑन करोगे आपने उसके ऊपर टैक्स लगाना है, ना कि अमाउंट पे। जितना आप वैल्यू को एड ऑन करोगे, मतलब अगर 10 रुपए एड ऑन करें तो 10 रुपए आपका टैक्स लगेगा, 20 रुपए अगर आप एड ऑन करें तो 20 रुपए पे टैक्स लगेगा, ना कि पिछली अमाउंट पे। ठीक है, 100 के ऊपर 10% हो गया 110, तो मैन्युफैक्चर तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 100 रुपए। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो 100 रुपए होंगे वो जिसने रॉ मटेरियल दिया उसके हैं, और जो 10 रुपए है वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाएंगे। इतना क्लियर है? जी सर। अब मैन्युफैक्चर तक पहुंचते पहुंचते चाहे उसने 110 का लिया है, उसका बिल 110 का कटा है, लेकिन मैन्युफैक्चर जब अपने अकाउंट्स में कॉस्ट शो करेगा तो वो 100 रुपए शो करेगा, वो 10 रुपए उसने टैक्स पे किया है। ठीक है, ध्यान सुनना कैसे शो करना। मैन्युफैक्चर शो करेगा कॉस्ट सर 100 रुपए, और उसने एड ऑन कितनी करनी थी? ऊपर वाले केस मैंने बताया, ऊपर वाले केस में भी उसने एड ऑन कितना किया था सर? 40 रुपए किया था। तो इसमें भी क्या करेगा? वो एड ऑन 40 रुपए ही करेगा, प्रॉफिट 40 रुपए ही करेगा। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया सर? 140। कितना हो गया? 140। अब 140 पे सर 10% कितना हो गया? 14 रुपए। तो अब कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 154। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो रिटेलर से ना 14 रुपए टैक्स लेगा, 14 रुपए जीएसटी लेगा, और उसने मैन्युफैक्चरर ने कितने पैसे दे दिए थे सर? 10 रुपए दिए भी थे ऊपर। दैट इज इनपुट टैक्स एंड दैट इज आउटपुट टैक्स। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या गवर्नमेंट के खाते में 14 के 14 रुपए डालने हैं? नहीं सर, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए डालने हैं। वो 10 रुपए पहले डाल तो चुका है, वो 10 रुपए पहले दे तो चुका है, तो वो फिर से 14 रुपए डाल देगा, तो 24 रुपए चल के गवर्नमेंट तो अमीर हो जाएगी, गवर्नमेंट पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आया, मतलब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दो, आपने सिर्फ और सिर्फ उतना रुपए ही डालना है। इसमें डबल इफेक्ट नहीं हो रहा। आप 10 रुपए पहले दे चुके जनाब, आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 रुपए विल बी पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को 4 रुपए ही पे करेगा कौन? मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर की बात करते हैं। होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट हो गया है 140 का। अब उसने बोला मैंने 15 रुपए का आने, तो कितने का प्रोडक्ट हो गया सर? 155। तो 155 का 10% हो गया 15.5, तो हम अप्रॉक्स लेते हैं 16 रुपए। अप्रॉक्स कितना ले लिया? 16 रुपए। अब 155 में 16 प्लस किया तो 171। अब होलसेलर ने कितना जीएसटी लिया सर? होलसेलर ने 16 रुपए जीएसटी लिया है, और वो ऊपर क्या कर चुके हैं सर? ऊपर वो 14 रुपए दे चुके टैक्स, तो क्या वो 16 रुपए फिर से देगा? नो सर। अब वो कितने देगा सर? 2 रुपए ही टैक्स पे करेगा। वो कितना टैक्स पे करेगा? 2 रुपए ही टैक्स पे करेगा, 16 रुपए नहीं करेगा। 14 रुपए वो ऊपर दे चुका है, 14 रुपए अपने पास रखे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब प्रोडक्ट कितने का हो गया सर? 140 प्लस 15 155 का। रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया सर? 155 का। उसने कहा मैंने प्रॉफिट को आना 12 रुपए, तो अमाउंट कितनी होगी सर? 167, सॉरी 167। 167 का 10% सर 16.7 होता है, तो हम 17 अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वो जीएसटी 16 रुपए दे चुका है, इधर 17 रुपए दे रहा है, तो 1 रुपया ही एक्स्ट्रा देगा वो गवर्नमेंट को, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया ही देगा। तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इसकी रेट कितना बढ़ गया? 184। ऊपर आपने देखा कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 231, और ये कहां? 184। अब आप इधर ध्यान से देखो, टोटल कंज्यूमर ने टैक्स कितना पे किया? 17, और गवर्नमेंट के खाते में 17 रुपए ही गए। देखो 1 + 2
ठीक है, 3 हो गया, 3 रुपये हो गए, 3 रुपये प्लस 4 7 रुपये हो गए, और 10 रुपये इधर गए थे, 17 रुपये हो गए। तो गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये ही गए हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई डबलिंग नहीं हुई। पहले वाले टैक्स जो सिस्टम था उसमें थोड़ी डबलिंग रहती थी, इसमें बोला गया जितना आप एड ऑन कर रहे हो आप उस पर ही टैक्स पे कीजिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो एक बार हम जल्दी से इसका एक ना एडवांटेजेस का क्विक रिकैप ले लेते हैं। वैसे मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो एडवांटेजेस देख सकते हो। अपकमिंग ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब नेशनल मार्केट के लिए एक कॉमन आ गया, एक आप कह सकते हो कि कॉमन टैक्स रेट आ गया। सभी को पता कि अब एक तरह से कंज्यूमर जागरूक हो गया, जागो ग्राहक जागो टाइप हो गया कि हाँ, कि सबको पता चल गया कि कौन सा रेट लगना है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी मैंने आपको कैस्केडिंग इफेक्ट बता दिया क्या होता था पहले, क्या वो टैक्स ऑन टैक्स रहता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते रहता था, तो उससे क्या होती थी, अमाउंट बढ़ जाती थी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन फाइलिंग रिटर्न अंडर जीएसटी मेड सिंपल एज एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अराउंड 1500 करोड़ के खर्चे एक अच्छा पोर्टल बनाने के, जिसमें आपको हर एक फैसिलिटी एक वेबसाइट के अंदर दे दी। आप उधर रिटर्न फिल कर सकते हो, उधर से आपका प्रॉपर चलान टाइप आता है। आप चलान, आपको कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, आप सिंपली बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट करके अपना जीएसटी रिटर्न भी भर सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर वन नेशन वन टैक्स। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के ना ये 4 मेन कंपोनेंट है, द फोर्थ वन भी घुसा लेना, यूटी जीएसटी, ठीक है। 4 अगर आपसे पूछा है एग्जाम में तो ये 4 हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट कंपोनेंट की, डेट इज सीजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या है, आप सभी को पता होगा। आपने जब भी कोई सामान ले जाते हो, जहां से पक्का बिल लेके आते हो, तो आप तो उधर देखते होगे 2 तरह के जीएसटी लगे होते हैं। एक लिखा होता है सीजीएसटी, एक लिखा होता है एसजीएसटी। सी मतलब कि सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या होता है। सीजीएसटी आपका होता है सेंट्रल, मतलब ये आपका जाता है सेंट्रल के खाते में। पहले क्या होता था, जो आपका वैट फॉर एग्जांपल लगता था 12%, 10%, 20%, जितना भी लगता था, तो उसकी आधी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और आधी अमाउंट बांट दी जाती थी स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसमें भी यही रखा गया कि जो हमारा सीजीएसटी है, ठीक है, जो हमारा सीजीएसटी है और एक हमारा एसजीएसटी, आप देखोगे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई क्लोथिंग के ऊपर आपका जो टैक्स लगेगा डेट विल बी 12%। तो आप जब बिल लोगे तो बिल में ना उधर नीचे लिखा होगा सीजीएसटी 6% और आपका एसजीएसटी 6%। मतलब इसे 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, मतलब कि जो 6% होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और जो 6% होगा वो स्टेट के खाते में जाएगा जहां पे वो कंज्यूम हो रहा है। तो ये 2 आपने याद रखने, दैट इज यूज्ड इन द इंट्रा स्टेट। मतलब अगर आप एक ही स्टेट में कंज्यूम कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चर अगर आपका जेएंडके में हुआ और कंज्यूम भी आपका जेएंडके में ही हो रहा है, तो उस केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी या एसजीएसटी के बदले आप कह सकते हो यूटीजीएसटी लगेगा। अब बात आती है द लास्ट कंपोनेंट, दैट इज योर आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी इज योर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसमें क्या खास बात रहती है, ये आपका इंटरस्टेट, बाकी 2 जो मैंने बताए या बाकी 3 आप बोलो, एसजीएसटी की जगह आप यूटीजीएसटी भी लिख सकते हो। अगर यूटी है तो यूटी लगेगा, अगर एस है तो आपका स्टेट है तो स्टेट जीएसटी लगेगा। बात करें आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये आपका इंटरस्टेट के टाइम पे लगेगा। कब लगेगा, इंटरस्टेट, मतलब जब आपका बॉर्डर पार जाएगा। बॉर्डर मतलब कि इंडिया के अंदर ही, बस स्टेट का बॉर्डर, मतलब कि जैसे जेएंडके से सामान जा रहा है पंजाब, जेएंडके से सामान गया दिल्ली, जैसे दिल्ली से गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु, कहीं भी, मतलब आपके अपनी स्टेट से, आपकी अपनी यूटी से बाहर जब सामान जाएगा तो उस टाइम पे हम ना ही सीजीएसटी लगाएंगे ना ही आईजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, उस केस में हम आईजीएसटी लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लड़ाई ना पड़े तो उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है पंजाब और एक स्टेट है आपकी तमिलनाडु। पंजाब से सामान गया तमिलनाडु, अब मेन चीज क्या होती है, उनमें लड़ाई ना पड़े, पंजाब वाला बोले कि हाँ मैंने टैक्स लेना है, तमिलनाडु वाले बोले नहीं नहीं, इसका जो टैक्स का अमाउंट है वो मेरे खाते में जाएगा, मेरी पॉकेट में जाएगा। तो इस केस में ये जो आईजीएसटी है ये एजेंट का काम कर लेता है। वो कहता है कि सारा टैक्स आप मुझे दे दो, मेरे पास जमा करा दो, अब मेरा काम है आगे बांटना। तो वो किसको देगा, आईजीएसटी वाला टैक्स, वो टैक्स देगा आधा तो सीजीएसटी को दे ही देगा, बाकी स्टेट की बात आती है तो आधा वो किसको देगा, दैट विल बी द डेस्टिनेशन स्टेट। किसको देगा, डेस्टिनेशन स्टेट, जहां पे वो कंज्यूम हो रही है उस स्टेट में, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल पंजाब से सामान गया तमिलनाडु,
तो इसमें पैसा किसके पास जाएगा? तमिलनाडु के पास जाएगा, ना कि पंजाब के पास। चाहे कंज्यूम पंजाब में हुआ है, लेकिन पैसा खर्चने वाला तो तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु के पास ही जीएसटी जाएगा। होप सो आपको क्लियर होगा। आगे अब हम बात करते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर जीएसटी की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको तो बताया था ये सब इसके फीचर्स है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके फीचर्स है, तो अभी मैं आपको इधर बता देता हूं, फीचर्स के बारे में प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे। पहला फीचर बोलता है दैट द जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स। इट इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे ये टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब परचेज किया फिर टैक्स लगाओ, उसके बाद आपने प्रोडक्शन की फिर टैक्स लगाओ, वेयर हाउसिंग के टाइम टैक्स लगाओ, सेलिंग टू द होलसेलर, मतलब कि सिंपली जब आप वैल्यू ऐड करोगे डिफरेंट स्टेजेस पे तब आपने टैक्स लगाना है। ठीक है। सेकंड वन इज वैल्यू एडिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी आप वैल्यू ऐड ऑन करोगे उस पे ही आपने टैक्स लगाना है, और किसी पे आपने टैक्स नहीं लगाना। ठीक है, वैल्यू एडिड पे वो टैक्स लगता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट इज योर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया ये जो आपका जीएसटी है ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जहां पे आपकी डेस्टिनी होगी प्रोडक्ट की उधर आपका जीएसटी की अमाउंट जाएगी। मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दी पंजाब और तमिलनाडु की, तो अमाउंट जो है वो किसके पास जाएगी? तमिलनाडु के पास जाएगी। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है एज ए फिलअप, या एज ए आप कह सकते हो, आपको एज ए पैराग्राफ पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जीएसटी, उधर आपसे ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये जो है ना ये बदल चुका है थोड़ा सा, अब ये 40 लाख हो चुका है और ये 20 लाख हो चुका है। अब किनको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो किनको जरूरत है, ध्यान से सुनना, वो बिजनेस जिनका टर्नओवर मतलब सेल्स, जिनकी सेल्स 40 लाख के ऊपर है फॉर योर नॉर्मल कैटेगरी। अगर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी रखी है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, और भी 3-4 आपकी ऐसी स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, तो उन स्पेशल कैटेगरी के लिए ये जो आपका रेट है, या आप कह सकते हो आपकी जो स्लैब है, दैट इज योर 20 लाख। आपकी अगर 20 लाख के ऊपर जा रही है उत्तराखंड में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उत्तराखंड में 20 लाख के ऊपर जा रही है टर्नओवर, तभी आपको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत है। अगर 20 लाख के नीचे तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराने की इतनी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एन अर्लियर लॉ। ठीक है, अगर वो वैट के अंदर पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो उन्हें जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। फॉर इंटरस्टेट, अगर आप इंटरस्टेट सेल करना चाहते हो तब भी आपको अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज फॉर ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टाइम भी आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इन पर्पसेस के लिए, ये आप 4 पर्पस देख सकते हो, इन पर्पस के लिए आपको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आगे अब हम बात करते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपने पैन नंबर के बारे में सुना होगा, ठीक है, वैसे इधर जीएसटी इन नंबर आ गया। ठीक है, ध्यान से सुना, जीएसटी इन क्या है? ठीक है, जीएसटी इन का फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपसे पूछा जा सकता है जो जीएसटी नंबर है, आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कितने नंबर्स का बना होता है? तो ये आपका बना होता है 15 नंबर्स। आप इधर से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर्स का बना होता है। ठीक है, ये जो 15 नंबर्स का बना होता है ना, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, जो पहले 2 नंबर होते हैं दैट विल बी योर स्टेट कोड। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो कि हाँ पंजाब का क्या नंबर है, दिल्ली का क्या नंबर है, वेस्ट बंगाल का क्या नंबर है, तो ये पहले 2 नंबर उसी को लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोड है 20, तो इधर लिखा होगा 20। पहले 2 नंबर क्या होंगे? हर दिल्ली वाली कंपनी का नंबर होगा 20। आगे जिस पैन कार्ड पे आपने ये जीएसटी नंबर लिया है उस पैन कार्ड का नंबर होगा आगे। देन लास्ट 3 नंबर्स विल बी योर यूनिक नंबर। यूनिक नंबर आपका आ जाता है, ठीक है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर, फिर अल्फाबेट Z रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और चेक सम डिजिट। ठीक है, ये आपका यूनिक नंबर रहता है। ये तीनों आपके बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मेन चीज क्या है आपने याद रखना है, ये 15 नंबर का होता है जीएसटी नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 नंबर का होता है। पहला 2 नंबर आपके होते हैं स्टेट कोड, आगे आपका होता है पैन नंबर, पैन नंबर के बाद 3 यूनिक नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब जीएसटी स्लैब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी स्लैब है। एक आपकी होती है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और अगर बात करें गोल्ड पे अभी तक रेट चल रहा है 3%। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है। तो जो मेन स्लैब है ये 5, 12, 18 और 28 ये स्लैब्स है। मतलब कि किसी प्रोडक्ट पे 5 लगती है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट पे 7% लगती है, ऐसा कोई स्लैब नहीं है। गवर्नमेंट ने यही स्लैब्स निकाली हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को 5% पे डाला है, कुछ प्रोडक्ट्स को 12% पे डाला है, कुछ प्रोडक्ट्स को 18% पे डाला है और कुछ प्रोडक्ट्स को 28% पे डाला है। तो आप देख सकते हो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो ज्यादा आप कह सकते हो कि हाई लिविंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, दैट विल कम्स इन द 28%। जैसे आप देख सकते हो कार, सीमेंट, च्युइंगम्स, कस्टर्ड पाउडर, पान मसाला, परफ्यूम, शैम्पू, ये आप देख सकते हो 28% में आया हुआ है। और जो आपकी जरूरी आइटम्स है दैट विल बी एग्जम्प्ट। आप देख सकते हो एग्जम्प्ट आइटम्स में कौन कौन सा आया है, दैट योर डेली नीड्स, जो आप डेली यूज कर रहे हो और आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। प्रोडक्ट्स अराउंड कितने हैं, ऊपर आपको मैं लिखा हुआ है अराउंड 1300 गुड्स एंड 500 सर्विसेज। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे याद करना। तो सिंपली ये एग्जामिनर रेयर ही पूछेगा इस तरह का कोई क्वेश्चन, ऐसा बनता नहीं है वैसे। तो बस आपने यही चीज याद रखनी है कि इनके ऊपर अगर थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का प्रोडक्ट होगा तो मोर चांसेस यही है कि 28% होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है अभी तक ऐसी कौन सी आइटम है जिन्हें जीएसटी के दायरे में नहीं लाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी रेट अभी भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट है। तो उसके कारण ये चीज याद रखना, जीएसटी के अंडर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आपकी जो पेट्रोल आइटम्स है ये भी नहीं है, अल्कोहल, टबैको भी आइटम्स आपकी जो जीएसटी के अंदर है वो नहीं आती, ठीक है। ये आइटम्स आपने याद रखनी है कि ये जीएसटी के अंदर अभी भी नहीं आती। आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, देखो जीएसटी काउंसिल एक तरह से आप कह सकते हो टीम है, एक तरह से काउंसिल है जो इकट्ठे वर्क करती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ योर जीएसटी। वो जीएसटी की मैनेजमेंट के लिए वर्क करती है। वो आपको मैं बताएगी कि जीएसटी के क्या रेट रहेंगे, वो आपको बताएगी कि जीएसटी का ये वाला अमाउंट, ये वाला प्रोडक्ट को किसमें डालना है, कौन सी स्लैब में डालना है, जीएसटी कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताएगी। तो जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द जीएसटी। द जीएसटी काउंसिल डिक्टेट्स टैक्स रेट, मतलब टैक्स जीएसटी के रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कुछ कौन लेगा, कौन डिसीजन लेगा, दैट विल बी अ जीएसटी काउंसिल। अब आपने याद रखना है जीएसटी काउंसिल में आपके टोटल 33 मेंबर्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं। तो ये 33 मेंबर्स में सबसे टॉप लेवल मेंबर कौन सा गिना जाएगा, दैट विल बी चेयरपर्सन। और इस चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है हु इज आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो ही हमारे जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं। नेक्स्ट पर्सन आते हैं हमारे वाइस चेयरपर्सन। तो वाइस चेयरपर्सन हमारे रहते हैं विल बी इलेक्टेड आउट ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर में से किसी भी एक को हम इलेक्शन कराते हैं, तो उनमें से वो हमारा वाइस चेयरपर्सन बन जाता है। और नेक्स्ट इज योर 31 मेंबर्स, ठीक है। अब देखो एक हो गया चेयरपर्सन, नेक्स्ट वन इज योर वाइस चेयरपर्सन एंड द, अब कितने बच गए सर, 31 अभी भी बच गए। तो ये जो 31 मेंबर्स बच गए, ठीक है, ये जो 31 मेंबर्स बच गए ये डिफरेंट स्टेट्स के होंगे, मतलब 28 स्टेट्स के और 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन। कौन कौन सी, जेएंडके, दिल्ली एंड पौडुचेरी। ये 3 यूटी है जिधर से 3 रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। आप देख सकते हो 33 मेंबर्स हो गए। सर कैसे, एक आपका चेयरपर्सन, अनदर वन इज वाइस चेयरपर्सन, 31 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट एंड यूटी, 28 स्टेट्स के और 3 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी के, दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर जेएंडके, देन दिल्ली एंड द लास्ट वन इज योर पुडुचेरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जेएंडके की, तो जेएंडके में रिसेंट अभी हमारे जो जेएंडके को रिप्रेजेंट करने वाले कौन है, तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। तो आपके जीएसटी काउंसिल मेंबर्स में कौन आते हैं, दैट विल बी राजीव राय भटनागर। तो राजीव राय भटनागर जी जो हैं वो हमारे जेएंडके को रिप्रेजेंट करते हैं इन जीएसटी काउंसिल मेंबर। तो यही था जीएसटी के बारे में। होप सो आपको पता चला होगा कि जीएसटी क्यों फायदेमंद है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े, कैसे ये वर्क करता है। देखो मेरा मेन मकसद है कि आप तक नॉलेज पहुंचाना कि जीएसटी कैसे वर्क करता है, वो मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। अब देखो एग्जामिनर कुछ भी टाल मटोल करके आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप उसके लिए आंसरेबल हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेजेबल पर्सन आगे आंसरेबल है।
अगर आप रट्टाफिकेशन में जाओगे कि हाँ जीएसटी इज दिस, जीएसटी इज दिस एंड दिस, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहता। तो एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है, हम में से कोई एग्जामिनर नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाँ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आपको उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, बाकी मेहनत रही आपकी। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ जिसमें आपके अकाउंटेंसी हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इकबाल सर का कल आपको 6 बजे एक लेक्चर मिलेगा जिसमें सर आपके टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फॉर योर जीके सेक्शन। तो जीके सेक्शन का एक प्रैक्टिस सेट का आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आप अपनी जीके सेक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उधर आपको टेस्ट करेंगे, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो उधर यही है कि आपका थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट लाया, तो आगे जितने भी दिन है आप हमारे एंड से कोशिश यही रहेगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जाए। तो गाइस इस लेक्चर को आगे शेयर करना ना भूलिएगा। तो बहुत ही जल्द आपके साथ हम जीके सेक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।